नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी की, जिसे न्यू ग्रोथ थ्योरी या फिर एके मॉडल भी कहते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, नीट जेआरएफ के एग्जाम के लिए और एकेडमिक एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे ज्यादा अपडेट ग्रोथ मॉडल है जो सबसे रिसेंट में दिया गया, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो हम आपको देने का कर रहे हैं प्रयास। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, पहले तो हम आपसे ये चर्चा कर लें कि जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल है और ये जिसे एके मॉडल भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके पहले हमने वीडियो में सोलो मॉडल की या फिर जो है न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल की बात की, जिसे हम एक्सोजीनस ग्रोथ मॉडल कहते थे। कहीं ना कहीं ये मॉडल उसके बाद में डेवलप हुआ है और मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली जो न्यू ग्रोथ मॉडल है या फिर एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल है, वो सोलो मॉडल का एक तरीके से एक्सटेंशन है। ये सोलो मॉडल को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके बातों को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले आइए हम ये चर्चा कर लें कि जो सोलो का मॉडल था, जो बेसिकली 3 दशक तक, अगर आप देखेंगे 1960 से लेके 1980 तक उसका पूरा का पूरा प्रभाव रहा, किस तरीके से उसमें कुछ लिमिटेशंस दिखाई दिए। देखिए, किसी भी ग्रोथ मॉडल्स में जो लिमिटेशंस दिखाई देते हैं वो इंपिरिकल स्टडीज के आधार पर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे न्यू क्लासिकल या सोलो मॉडल की फोरकास्टिंग थी या फिर प्रेडिक्शन या कंक्लूजन था जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लागू नहीं हो रहा था। कुछ उसकी बेसिक लिमिटेशंस थी और उन्हीं बेसिक लिमिटेशंस को दूर करने का प्रयास इस न्यू ग्रोथ मॉडल में किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो न्यू ग्रोथ मॉडल है वो जो डेवलप हुआ है सोलो के आधार पे, तो सोलो में वो विशेष क्या आपकी स्पेसिफिक लिमिटेशंस दिखाई दे रही थी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं पाई जा रही थी। तो सबसे पहले आइए हम दिखाते हैं कि जो न्यू क्लासिकल मॉडल थी या सोलो मॉडल थी उसमें क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी, सोलो के मॉडल में यह कहा गया था कि जो सेविंग है उस पे लॉन्ग रन ग्रोथ जो है उसका किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेविंग जो है इकोनॉमी के शॉर्ट टर्म ग्रोथ को बढ़ा सकता है, लेकिन सेविंग को बढ़ा के आप लॉन्ग रन स्टडी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हो। देखिए, ये बात जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपिरिकल स्टडीज के आधार पर सही नहीं हो रही थी। ऐसी इकोनॉमी जिनकी सेविंग रेट हाई थी वो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रहे थे और ग्रोथ को स्पीड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो कुल मिला जुला के सेविंग को ग्रोथ डिटर्मिनेंट्स न मानना या फिर सेविंग बढ़ा के ग्रोथ को एक्सेलरेट न करने की बात इंपिरिकल बेसिस पे खारिज किया जा रहा था। दूसरी जो बड़ी कमी थी सोलो के मॉडल में या न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में, वो था थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। सोलो ने 2 तरह की कन्वर्जेंस की बात की थी, कंडीशनल कन्वर्जेंस और अनकंडीशनल कन्वर्जेंस। अनकंडीशनल कन्वर्जेंस में साफ साफ सोलो कहते हैं कि अगर 2 इकोनॉमी है, उनकी सेविंग रेट एक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है और वो दोनों एक ही टेक्निक को अडॉप्ट कर ले, सेम प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाए, तो दोनों का लॉन्ग रन स्टेडी स्टेट ग्रोथ सेम हो जाएगा। यहां तक बात सही है। लेकिन जब वो कंडीशनल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, जिसमें सोलो ये दिखाते हैं कि अगर 2 इकोनॉमी है और 2 इकोनॉमी में सेविंग अलग अलग है, एक इकोनॉमी की हाई सेविंग है और दूसरी इकोनॉमी की लो सेविंग है, लेकिन अगर दोनों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है और दोनों सेम टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन फंक्शन को अडॉप्ट कर लें, तो सेम स्टेडी स्टेट ग्रोथ पे जा सकते हैं, यद्यपि उनका पर कैपिटा इनकम डिफरेंट होगी। देखिए, ये बातें जो है कैचअप की बात करती है और कहती है कि एक छोटी सी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी को कैचअप कर सकती है यदि उस दोनों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है और सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले। देखिए, ये बातें भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लागू नहीं हो रही थी। इंपिरिकल बेसिस पे इसको खारिज किया जा रहा था कि सिर्फ जो है आप स्टेडी स्टेट ग्रोथ को, लॉन्ग रन ग्रोथ को आप डिटरमाइन कर रहे थे बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। ये बातें भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपिरिकल बेसिस पे खारिज की जा रही थी। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ सोलो मॉडल। थर्ड लिमिटेशन पे आइए, सबसे बड़ी बात, सोलो ने कहा कि जो लॉन्ग रन ग्रोथ है वो डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और जो लॉन्ग रन ग्रोथ है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से निर्धारित होता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो एक एक्सोजीनस फैक्टर है, वो मॉडल के बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इकोनॉमी का जो ग्रोथ डिटर्मिनेंट्स है वो भी एक्सोजीनस है। इसका मतलब बाहर जो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट है वो बाहर से दिया गया एक्सोजीनस है, वो मॉडल के किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल से प्रभावित नहीं हो रहा है।
टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इकोनॉमी के किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल से, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लॉन्ग रन स्टडी ग्रोथ रेट डिटरमाइन होगी वो एक्सोजीनस डिटरमाइन होगी, वो किसी इकोनॉमिक फैक्टर से डिटरमाइन नहीं होगी। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ सोलो मॉडल, कि आप ये बता रहे हो कि पूरा का पूरा जो ग्रोथ पैराडिगम है वो एक्सोजीनस दिया हुआ है, वो इंडोजीनस वेरिएबल से उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जरा आप ये सोचिए कि अगर फ्री फ्लो कैपिटल और टेक्नोलॉजी है जैसा कि आजकल है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी का इनोवेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे में किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को कोई देश से अडॉप्ट कर लेगा और उसकी लॉन्ग रन स्टडी स्टेट ग्रोथ एक हो जाएगी, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई देता। तो इंपीरिकल बेसिस पे सोलो के कई कंक्लूजन्स ऐसे थे जो कि लागू नहीं हो रहे थे। देखिए, बेसिकली सोलो ने जो बेसिक एजम्पशंस लिया था उसमें यह माना था सोलो ने कि इकोनॉमी में जो कैपिटल यूज हो रहा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। अगर आप कैपिटल को सिर्फ फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में रखें, मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स के फॉर्म में रखें, तो आप देखेंगे नो डाउट जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो डिक्लाइन करेगी। लेकिन अगर उस कैपिटल में आप ह्यूमन कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन को अगर आप जोड़ के देखोगे, तो अगर आप कैपिटल को वाइडर रूप में देखो, जैसा कि आप देखेंगे 1980 के लास्ट में दो बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम है पॉल रोमर और रॉबर्ट लुकास, जो बेसिकली न्यू क्लासिकल जो न्यू ग्रोथ मॉडल है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने बताया कि कभी भी आप कैपिटल को सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते हो, सिर्फ मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स के रूप में नहीं देख सकते हो। बेसिकली कैपिटल का मतलब ह्यूमन कैपिटल से लगाया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन से लगाया जाना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन में सीधे सीधे आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखना चाहते हो तो ह्यूमन कैपिटल की बात करिए, कैपिटल को वाइड एंड सेंस में यूज करिए। अगर हम कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल को जोड़ दें तो ह्यूमन कैपिटल जो प्रोडक्टिविटी है उसको गिरने नहीं देगा और साथ ही साथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो न्यू ग्रोथ मॉडल है जिसे आप इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल कहेंगे, और मैं चर्चा करूंगा कि क्यों कहेंगे, उसमें बेसिकली यहां कैपिटल को वाइड एंड सेंस में यूज किया गया है और माना गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन नहीं करेगी, जैसा कि सोलो में मॉडल माना गया था। अगर आप दोनों मॉडल में अंतर देखना चाहें तो ये पहला वाला जो डायग्राम है आपने सोलो मॉडल में मुझसे पढ़ा भी है, मैंने 3 वीडियो बनाया है और यूनिक वीडियो है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो सोलो मॉडल या न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल का आप कंक्लूजन्स आप यहां देख सकते हो बाय डायग्राम, और यहां पे जो इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल है उसको आप देख सकते हो कि बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, जो सोलो मॉडल में है आप देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जाता है और फिर फ्लैट होने लगता है। इसका मतलब है कि सोलो ये मान के चलते हैं जब पर हेड कैपिटल बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, ये डिक्लाइन होनी है। चूंकि इसी प्रोडक्शन फंक्शन से ये सेविंग फंक्शन डिराइव हुआ है, क्योंकि जो एस है वो फंक्शन ऑफ वाई है, जो इकोनॉमी में सेविंग है वो आय का भाग है। तो जिस तरीके से ये फ्लैटर होगा पैरेलली ये भी फ्लैटर होता जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है एनडीके, जिसको आप समझते हैं एन जो जनसंख्या वृद्धि है, डी डिप्रिसिएशन है कैपिटल का, तो एनडीके को ये जो है काटेगा और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां आपकी लॉन्ग रन स्टेडी स्टेट को डिटरमाइन होगी। आप ये देखते हो इस मॉडल में कि जो सबसे बड़ी चीज आपको दिखाई दे रही है वो प्रोडक्शन फंक्शन का फ्लैट होना, और ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, ये डिक्लाइन होनी ही होनी है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता डिक्लाइन होनी ही होनी है। लेकिन जहां आप न्यू ग्रोथ थ्योरी की बात करोगे, इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी में, इसमें माना गया है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन नहीं करेगा, या तो ये कांस्टेंट बना रहेगा या फिर इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। अब इसलिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन नहीं करेगा क्योंकि यहां पे बिल्कुल क्लियर समझिए, कैपिटल के रूप में यहां पे ह्यूमन कैपिटल को भी इंक्लूड किया गया है फिजिकल कैपिटल के साथ साथ। तो यहां पे देखिए ये प्रोडक्शन फंक्शन कभी भी फ्लैट नहीं होता, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि इसी का भाग सेविंग है तो सेविंग इसी के पैरेलल होगा, और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अगर एनडीके हो तो ऐसा हो। इसका मतलब अगर ये इकोनॉमी की सेविंग रेट ज्यादा होगी तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होनी ही होनी। तो बेसिक जो फर्क आपको ये दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सेंस में, इस एके मॉडल में आप देखेंगे कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, लॉन्ग रन ग्रोथ, उसको प्रभावित करने में सेविंग उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर सेविंग आप बढ़ा सकते हैं तो ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हो। तो ये बेसिकली अगर आप डायग्राम से देखना चाहें तो ये दोनों में बेसिक फर्क यही होता है
कि यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी, जिससे प्रोडक्शन फंक्शन और सेविंग भी फ्लैट होते जाएंगे। लेकिन यहां पे जो है दोनों पैरेलल होंगे और हमेशा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से सेविंग ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी। इसका मतलब ये स्टेब्लिश कर रहे हैं रोमर और लुकास कि लॉन्ग रन ग्रोथ डिटरमाइंड बाय सेविंग रेट। बिना सेविंग के आप ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हो, जितनी ज्यादा सेविंग होगी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये देखिए बेसिक जो है यहां पे डिफरेंस आपको लग रहा होगा इन दोनों डायग्राम को देख के कि सोलो के मॉडल में जो ये डायग्राम है और जो इंडोजिनस ग्रोथ या एक के मॉडल है वही डायग्राम है, दोनों में बेसिक फर्क क्या है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इस डायग्राम को कभी भी, चाहे आप यूपीएससी में जा रहे हो, पीसीएस में जा रहे हो, ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। यही इसकी सबसे बेसिक दोनों में डिफरेंस को दिखा देता है। अब इसके बाद अब आइए इसको थोड़ा सा हम इसको इक्वेशंस फॉर्म में आपको देखें कि दोनों में बेसिकली जो है क्या बातें कही जा रही हैं, या फिर जो है एक के मॉडल इसको कहते क्यों है, क्या बात है इसको एक के मॉडल कहने का रीजन क्या है। यहां पे इसको हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को एक मान लिया गया है इंटरनल फैक्टर, इंडोजिनस फैक्टर। सोलो के मॉडल में टेक्नोलॉजी एक्सोजिनस थी, यहां पे माना गया है जो टेक्नोलॉजी होगा एक इंडोजिनस फैक्टर होगा। ये मॉडल के अंतर्गत ही डिटरमाइन होगा, इसको इकोनॉमिक फैक्टर ही डिटरमाइन करेंगे। अगर इनिशियली आप देखिएगा तो इनिशियली ये कहता है y इज इक्वल टू ए के, यहां पे लेबर को नहीं लिया गया है, बेसिकली कैपिटल को यहां लिया गया है और माना गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसी कैपिटल एक्यूमुलेशन का ही पार्ट है, उसी में इंक्लूड है, इसको अलग से नहीं लिया गया है। यहां पे जब मैं के कहता हूं दोस्तों तो यहां दो बात है y इज इक्वल टू ए के में फिजिकल कैपिटल के साथ ही साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिजिकल कैपिटल के साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल को जोड़ा गया है, ह्यूमन कैपिटल को जोड़ा गया है। इसलिए कहते हैं कि जो आउटपुट है, जीडीपी ग्रोथ है, वो डिटरमाइंड बाय ए इंटू के, और ये जो है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहां डिक्लाइन नहीं करेगी, जैसे कि सोलो के मॉडल में आप देख रहे थे डिक्लाइन कर रही थी। तो y इज इक्वल टू ए के फॉर्म में इक्वेशन आपको मिलता है, y इज इक्वल टू ए के, इसीलिए इसको ए के मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो ये आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। दूसरा चीज देखिए, इकोनॉमी में जो सेविंग है वो सेविंग अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो और डिप्रेसिएशन ना हो तो वो पूंजी निर्माण करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन, जो आई के बराबर होगा, और एस जो है ये एस वाई के बराबर होगी। एस वाई का मतलब इनकम का एक पार्ट होगा। चूंकि अभी हम देख चुके हैं कि y इज इक्वल टू ए के, तो यहां पे हम लिख सकते हैं s इंटू ए के। इसका मतलब डेल्टा के इक्वल टू हो गया s इंटू ए के, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा के बाई के इक्वल टू एस इंटू ए। अब जरा देखिए, इसका मतलब जो कैपिटल ग्रोथ रेट है वो सेविंग के द्वारा डिटरमाइन हो रही है। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ज्यादा कैपिटल स्टॉक में चेंज होगा, और जितना ज्यादा कैपिटल स्टॉक में चेंज होगा उतनी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं दोस्तों कि डेल्टा वाई बटा वाई इक्वल टू डेल्टा के बाई के इक्वल टू ए एस। ये देखिए बेसिक इक्वेशन है इस ए के मॉडल की कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीडीपी वृद्धि और पूंजी में वृद्धि, ये ए एस के बराबर होगा। ए जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो कह रहा है, ए है जो कांस्टेंट दिया हुआ, और ये सेविंग रेट है। इसका मतलब किसी इकोनॉमी की अगर सेविंग रेट ज्यादा होगी तो उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ज्यादा होगी, और साथ ही साथ वहां कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सोलो से अलग है, क्योंकि सोलो ये कह रहे थे कि किसी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट होगा वो डिटरमाइन होगा बेसिकली एक्सोजीनस फैक्टर से। यहां पे बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ डिटरमाइन हो रहा है एंडोजीनस फैक्टर से। आप यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जब मैं कह रहा हूं कि 1980 के लास्ट में आप देखेंगे लुकास आते हैं और रोमर आते हैं, तो इन्होंने बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया कि अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपिरिकल स्टडीज करो तो आप ये देखते हो कि जो ग्रोथ है उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो ह्यूमन कैपिटल कर रहा है। रोमर ने प्रूव भी किया है कि बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वो फंक्शन है
ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का। और ये ह्यूमन रिसोर्स इस कैपिटल में जुड़ा हुआ है, आप इस बात को समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ये ह्यूमन रिसोर्स इस कैपिटल में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है कहीं से भी एक्सोजीनस फैक्टर नहीं है। दिस इज अ इंडोजीनस फैक्टर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक बाय कैपिटल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कैपिटल है जिसमें ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों इंक्लूड है, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगा। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ग्रोथ पैटर्न को आप नोट करें तो दो ऐसी इकोनॉमी है जो इस मॉडल पे बिल्कुल खरी उतरती है। वो है इकोनॉमी इंडिया और दूसरा है चाइना। दोनों इकोनॉमी का 1980 के बाद आप ग्रोथ देखोगे तो सबसे ज्यादा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जहां चाइना 12% से ग्रोथ किया है, इंडिया भी 10% की रेट से ग्रोथ कर चुका है। अब दोनों में देखोगे दो चीजें बिल्कुल आपको दिखाई देगी कि ह्यूमन रिसोर्स, जब मैं ह्यूमन रिसोर्स कहता हूं वहां डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो प्रूडेंट हैं, मैनेजरियल स्किल वाले हैं, टेक्निकल स्किल वाले हैं, एडुकेटेड है, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और एक इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया में और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ चाइना में जो ग्रोथ रेट आप दिखाई दे रहा है वो बेसिकली ये ग्रोथ रेट आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन कैपिटल की वजह से, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन से। जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, जितना लोगों के एजुकेशन बढ़ेगा। डेनिसन ने देखिए यूएस में काम किया था और साफ साफ बताया था कि सबसे बड़ा जो रोल होता है डेवलपमेंट में, ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स में, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। यहां पर भी साफ साफ बताया गया रोमर के द्वारा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यू ग्रोथ थ्योरी, जिसे हम इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी बता रहे हैं, ये साफ साफ बता रहा है कि ग्रोथ एक्सोजीनस नहीं है, बेसिकली ग्रोथ इंडोजीनस है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पूरी की पूरी तरीके से इंडोजीनस है। और ये जो इंडोजीनस है, इंडोजीनस ग्रोथ है, ये मॉडल के अंदर से आती है और एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल है। जिस इकोनॉमी में अगर आप देखोगे कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में भी देखें, फिजिकल कैपिटल के साथ भी देखें, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी ही नहीं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो एविडेंसेस हमारे सामने आते हैं वो हम ये देखते हैं कि अगर सिर्फ हम कैपिटल को देखें, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स को, तो नो डाउट इसमें जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी। लेकिन अगर हम उसमें ह्यूमन कैपिटल को भी इंक्लूड करें तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा सिर्फ कैपिटल के साथ, और लेबर और कैपिटल को आप देखोगे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इम्बिडेंस ये है। इसका मतलब आप मशीनरी इक्विपमेंटल्स को दुगुना करोगे तो आउटपुट दुगुना हो जाता है, और तीन गुना करोगे तो आउटपुट भी तिगुना हो जाता है। तो कुल मिला जुला के यहां पे ये चीज निकल के सामने आ रही है कि अगर हम कैपिटल को वाइड सेंस में देखें, रोमर का, और आप मॉडल को अगर और बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा कि रोमर और लुकास वो साफ साफ कहते हैं कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंटरनल है और ये कहीं ना कहीं एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ह्यूमन कैपिटल के। तो यहां से जो ग्रोथ हमारा हो गया बिल्कुल इंडोजीनस हो गया, सेल्फ सस्टेन्ड हो गया, इकोनॉमी के अंदर हो गया। दूसरी चीज जो इनका फोरकास्टिंग है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, देखिए सोलो साफ साफ कहते थे कंडीशनल कन्वर्जेंस, और कंडीशनल कन्वर्जेंस में उन्होंने बताया कि अगर इकोनॉमी की सेविंग रेट डिफरेंट है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है और सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे कि जो ग्रोथ होगा वो एक ग्रोथ हो सकता है, स्टेडी ग्रोथ रेट सेम हो सकता है। लेकिन यहां पे बैरो ने रिसर्च किया और बैरो ने रिसर्च करके ये पाया कि इस तरह के कन्वर्जेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ 2% लागू हो सकते हैं, सिर्फ 2% लागू हो रहा है। ये एविडेंस जो उनका था कि जो कंडीशनल कन्वर्जेंस है कि सेविंग रेट डिफरेंट है, वो इकोनॉमी कन्वर्ज कर रही है कैचअप, ये सिर्फ 2% है। तो कुल मिला जुला के जिस इकोनॉमी की सेविंग रेट ज्यादा होगी, यहां पे आप देख रहे हो, जिस इकोनॉमी की सेविंग रेट ज्यादा होगी उसकी लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। बिना सेविंग के आप ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस जो थ्योरी थी सोलो का, जो कंडीशनल कन्वर्जेंस, उससे भी ये इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन हम दोस्तों ये क्लियर कर दें आपको कि कहीं ना कहीं एके मॉडल उस सोलो मॉडल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सोलो मॉडल को इनरिच कर रहा है, उसमें कुछ बातों को एक्सटेंड कर रहा है, और जहां वो ग्रोथ को बिल्कुल एक्सोजीनस बना देते हैं, बाहर रूप से दिए बहुआ बना सकते हैं। वो बताते हैं कि ये कहीं से डिटरमाइन नहीं होगा इकोनॉमिक फैक्टर से, ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है या फिर लॉन्ग रन ग्रोथ है वो इकोनॉमी के इनहेरेंट है, इंडोजीनस है, और इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा ही डिटरमाइन हो रहा है। तो कुल मिला जुला के जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है, जो स्टिल अनचेंज्ड, यही चल रहा है आजकल, यही सबसे बात। आपने देखा कि ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स को इन्होंने बहुत अच्छे से खोजा।
सोलो ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स को समझा नहीं पा रहे थे, ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स को एक्सोजीनस बता रहे थे। इन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है इंटरनल है और ये जो है मॉडल के अंदर है इकोनॉमिक फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है, और वो सबसे बड़ा है ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन। देखिए, मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ज्यादा आता है कि आप कितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, एजुकेशन में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल आप जनरेट करोगे उतना ज्यादा लॉन्ग रन ग्रोथ होगा। बस यही बात अपने जीवन में भी उतार लीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लेबर फोर्स नहीं बनना है, आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है, मानव संसाधन बनना है। जिस दिन आप मानव संसाधन बनिएगा ना, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। आप सफलता को नहीं दौड़ाइएगा, सफलता ही आपके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि आप मानव संसाधन है, आप खुद में एक प्रोडक्टिव यूनिट है, आप खुद ही एक उत्पादक इकाई है। तो चलिए आज से प्रयास करते हैं कि हम लेबर फोर्स नहीं रहेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे मानव संसाधन के रूप में। हम अपने आप को डेवलप करेंगे, हम अपने आप को एजुकेटेड करेंगे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जिस दिन आप कुछ नया नहीं सीखते उस दिन आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, विल पावर को स्ट्रांग बनाइए, इस मॉडल से सीख लीजिए कि हमको भी मानव संसाधन बनना है, अपने लर्निंग पावर को बढ़ाना है, अपने स्किल को डेवलप करना है, अपने मैनेजरियल स्किल को जिस दिशा में मन करता है वही करिए, जो अच्छा लगता है वही करिए। बस ध्यान रखिएगा कि वो काम निगेटिव ना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो। सिर्फ पॉजिटिव है, आप भी विकास करेंगे, देश भी विकास करेगा, मानव संसाधन बनेंगे। तो ये थ्योरी बताती है कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट होगी ज्यादा। Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.